जय हिंद दोस्तों, मैं गौतम कुमार स्वागत करता हूं आपका स्टडी स्पार्क यूट्यूब फैमिली में। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं ब्रिटिश शासन और सुदृढ़ीकरण। दोस्तों, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, ब्रिटिशर्स जब भारत आए होंगे तो वे अपनी सत्ता को स्थापित करने के लिए कई नीतियों का निर्माण किया होगा और उसे लागू भी किया होगा। ब्रिटिशर्स द्वारा बनाए गए इन नीतियों का कुछ सकारात्मक और अधिक नकारात्मक प्रभाव पड़ा। ब्रिटिशर्स के द्वारा बनाई गई कई नीतियाँ थी जिनका प्रभाव आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से यहाँ के लोगों पर काफ़ी गंभीर प्रभाव पड़ा। उन्हीं नीतियों में एक महत्वपूर्ण नीति है इकोनॉमिक नीति, भारत में ब्रिटिश शासन की आर्थिक नीति। भारत में ब्रिटिशर्स के आर्थिक नीतियों के कारण यहाँ के उद्योग पर बहुत अधिक बुरा प्रभाव पड़ा, जैसे कि ब्रिटिशर्स द्वारा डी इंडस्ट्रियलाइजेशन की नीति को लाना। इसका यह प्रभाव पड़ा, यहाँ जो भारत में हस्तशिल्प उद्योग थे, हाथ से बनाए गए हैंडीक्राफ्ट्स, बुनकर्स, ब्रिटिश के द्वारा बनाए गए कपड़ों को कंप्लीट नहीं कर पाते थे। साथ ही साथ ब्रिटिशर्स को इससे बहुत अधिक फ़ायदा हुआ, जैसे कि ये यहाँ के नेचुरल रिसोर्स का तो दोहन करते ही थे, क्योंकि यहाँ से रॉ मटेरियल ले जाते थे और उस रॉ मटेरियल से वहाँ पर उत्पाद बनाते थे, प्रोडक्ट बनाते थे और उस प्रोडक्ट को भारतीय मार्केट में आकर बेचते थे। तो ब्रिटिशर्स को नेचुरल रिसोर्स से का भी फ़ायदा हुआ और साथ ही साथ यहाँ का बाज़ार भी मिल गया, जिसके द्वारा वो काफ़ी आर्थिक रूप से मजबूत हुआ। इसका बुरा प्रभाव यहाँ के सामाजिक परिवेश पर पड़ा, वो मैंने आपको बता दिया है। ब्रिटिश औपनिवेशिक युग के दौरान भारत में ब्रिटिश शासन के अधीन औद्योगिकीकरण हुआ, जिसे डी इंडस्ट्रियलाइजेशन भी बोलते हैं। हस्तशिल्प उद्योग के विनाश के कारण द्वितीयक क्षेत्र में बड़ी गिरावट देखी गई। भारत में ब्रिटिश नीतियों का एक बड़ा आर्थिक प्रभाव था। बड़ी संख्या में चाय, कॉफ़ी, नील, अफीम, कपास, जूट, गन्ना और तिलहन जैसी व्यावसायिक फसलों का आगमन हुआ। विभिन्न उद्देश्यों के लिए विभिन्न प्रकार की व्यावसायिक फसलों को भारत में उगाया जाता था। अपने फ़ायदे के लिए ब्रिटिशर्स करते थे। वहीं पर ब्रिटिश शासन की आर्थिक नीतियों में कृषि के व्यवसायीकरण ने बहुत बड़ी भूमिका अदा की। कृषि के व्यवसायीकरण ने भूमि के स्वामित्व के हस्तांतरण की गति को बढ़ाया, जिससे भूमिहीन मजदूरों की संख्या बढ़ गई। इससे मर्चेंट व्यापारियों और बिचौलियों की एक बड़ी संख्या सामने आई, जिन्होंने स्थिति को और अधिक बिगाड़ा। किसान अब फसल की कटाई के समय अपनी उपज बेचने के लिए उन पर निर्भर थे, क्योंकि किसान अब व्यावसायिक फसलों की ओर स्थानांतरित हो चुके थे और खाद्यान्न उत्पादन कम हो गया था। स्वाभाविक है, जब किसान अंग्रेज़ों के अनुसार उत्पादन करने लगेंगे तो उनका जो अपना उपभोग की चीज़ है, खाने योग्य चीज़ है, खाने वाली वस्तु है, उसका उत्पादन कम हो जाएगा, क्योंकि इसका मेन कारण था कृषि का व्यवसायीकरण। जब खाद्यान्न उत्पादन कम हो गया, कम उत्पादन होने से अकाल की स्थिति पैदा हो गई। भारत में ब्रिटिश शासन की आर्थिक नीतियों के कारण, अगर हम बोले अपने शब्दों में, तो कृषि के व्यवसायीकरण को हम सबसे अधिक जिम्मेदार ठहराएंगे। भारत में ब्रिटिश शासन की आर्थिक नीतियों के कारण, ये क्वेश्चन है, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ऑप्शन ए, भारत का औद्योगिकीकरण हुआ। बी, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हुई। सी, कृषि का व्यवसायीकरण हुआ। डी, भूमिहीन मजदूरों की संख्या में कमी हुई। हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, इसका आंसर सी होगा, कृषि का व्यवसायीकरण हुआ। देखा आपने ब्रिटिश राज की आर्थिक नीतियों के कारण कितना ज़्यादा प्रभाव पड़ा, यहाँ के लोगों को कितनी कठिनाइयाँ उठानी पड़ी। लेकिन मेरे मन में एक प्रश्न उठता है, ये प्रश्न आपके मन में भी उठना चाहिए, कि ब्रिटिश राज की आर्थिक नीतियों के कारण किस क्षेत्र में सबसे अधिक गिरावट आई है? ना सोचने लायक। तो चलिए हम जानते हैं। चूँकि ब्रिटिश राज की आर्थिक नीतियों के कारण हस्तशिल्प और हथकरघा के क्षेत्रों में मांग और रोजगार में भारी गिरावट आई। अंग्रेजों की औपनिवेशिक नीतियों के कारण भारत से इंग्लैंड पूंजी का हस्तांतरण हुआ, जिसके कारण घरेलू अर्थव्यवस्था के आधुनिकीकरण में किसी व्यवस्थित प्रयास के बजाय राजस्व की भारी कमी हुई। ये मुख्य कारण था। अंग्रेजों की औपनिवेशिक नीतियों के कारण भारत से इंग्लैंड पूंजी का हस्तांतरण हुआ। इससे पहले मैंने डिस्कस भी किया था कि भारत से इंग्लैंड के पूंजी का हस्तांतरण का मुख्य कारण यह भी था, अंग्रेज जो थे, ब्रिटिशर्स जो थे, भारत के नेचुरल रिसोर्सेज, प्राकृतिक संसाधनों का एक्सपोर्ट करते थे। यहाँ से कच्चा माल ले जाते थे, रॉ मटेरियल अपने देश ले जाते थे और वहाँ
इसी कच्चे माल को, इसी रॉ मटेरियल से फिनिश्ड गुड बनाते थे और उस फिनिश्ड गुड को फिर इसी मार्केट में आकर, भारतीय मार्केट में आकर बेचते थे। इससे क्या हुआ, अंग्रेज़ों के यहाँ प्राकृतिक संसाधनों का भी एक्सपोर्ट हुआ और साथ ही साथ यहाँ से मार्केट मिल गया और यहाँ अपना सामान बेचकर काफ़ी लाभ कमाए। इसी वजह से भारत से इंग्लैंड पूंजी का हस्तांतरण हुआ। ब्रिटिश राज की आर्थिक नीतियों के कारण निम्न में से किस क्षेत्र में सबसे अधिक गिरावट आई? ऑप्शन ए हस्तशिल्प, बी शिक्षा, ऑप्शन सी हथकरघा या ऑप्शन डी दोनों, ए और सी। आप पढ़ चुके हैं, आंसर होगा डी, ए और सी। हस्तशिल्प और हथकरघा, इस दोनों क्षेत्रों में सबसे अधिक गिरावट आई थी। ब्रिटिशर्स ने तो कमाल ही कर दिया। दोस्तों आप देखिए, ब्रिटिशर्स ने हमारे भारत में अपने नीतियों की वजह से भारत का कितना दोहन किया। किसका कॉल? अच्छा, हेलो, बहुत बुरा हुआ, पढ़ा रहा हूँ मॉडर्न हिस्ट्री। ओके, थैंक यू। एक लड़के का फ़ोन था, बोल रहा था कि सर मेरी गर्लफ्रेंड ना अपने जीजा के साथ भाग गई। बताइए मैं इसमें क्या कर सकता हूँ? ऐसा कैसे हो सकता है? अब उसकी गर्लफ्रेंड अपने जीजा के साथ भागी तो मुझे तो लगता है कि उसके गर्लफ्रेंड को साधारण साबुन पसंद नहीं आया। घर में अगर घड़ी डिटर्जेंट पाउडर हो, पहले इस्तेमाल करे फिर विश्वास करे, तो फिर बेवकूफ़ लोग ही ना बाहर का साधारण साबुन यूज़ करेगा। खैर, जाते जाते उसने मुझसे बोला कि सर अब मेरा दिल टूट चुका है, अब मैं पढ़ना चाहता हूँ। आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं तो मुझे ना किसान संघर्ष ब्रिटिश अफीम नीति के बारे में बताइए। कौन सा किसान संघर्ष ब्रिटिश अफीम नीति का परिणाम था? जाते जाते उसने एक क्वेश्चन डाल दिया। देखिए, फुलागुरी धवा किसान संघर्ष था जो ब्रिटिश अफीम नीति के विरुद्ध हुआ था। फुलागुरी धवा एक स्थान है जो कि असम में है और यह पहला संगठित किसान आंदोलन था। अंग्रेज़ों ने बांस, अफीम, पानी, लकड़ी आदि के नियमित उपयोग की वस्तुओं पर कर लगाना शुरू कर दिया था। अंग्रेज़ों ने ये जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में यूज होने वाली वस्तुएं हैं, इन पर टैक्स लगाना शुरू कर दिया था। इससे स्थानीय लोग नाराज़ हो गए और पहली बार ब्रिटिश शासन को हिला कर रख दिया। ब्रिटिश मानने वाले नहीं थे। अंग्रेज़ों ने इस संघर्ष को दबाने के लिए हत्या की, बहुत सारी हत्याएं की, किसानों को नियंत्रण में लेने के लिए फांसी पर लटका दिया। फिर भी यह एक हिंसक मोड़ ले चुका था और बहुत बड़ा विद्रोह हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा किसान संघर्ष ब्रिटिश अफीम नीति का परिणाम था? ए फुलागुरी धवा 1861 1861, बी बिरसाइत उल गुलान विद्रोह 1899 से 1900 1899 टू 1900, सी पाबना विद्रोह 1873 1873, डी मराठा किसान विद्रोह 1875 1875। तो इसका आंसर होगा फुलागुरी धवा 1861 ईस्वी में जो किसान संघर्ष हुआ था, ब्रिटिश अफीम नीति का परिणाम था। उस बच्चे का तो जवाब दे दिया मैंने, लेकिन मेरे मन में एक ख्याल आ रहा था। जब ब्रिटिश नीतियां बना रहे थे, उनमें से मैंने एक नीति के बारे में डिस्कस भी कर लिया जो कि किसानों पर उसका बहुत बड़ा असर पड़ा था। कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, कृषि का व्यवसायीकरण नीति जो था वो हमने पढ़ा। मेरे मन में एक ख्याल आया कि एक दूसरी नीति को डिस्कस करते हैं, उसका नाम है पैरामाउंटसी की नीति। ब्रिटिश गवर्नर जनरल जिन्होंने पैरामाउंटसी की नीति अपनाई थी वह क्या था, इसको जानते हैं। चलिए शुरू करते हैं। लॉर्ड हेस्टिंग्स 1813 से भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 18वीं शताब्दी की शुरुआत से क्षेत्रीय विस्तार की आक्रामक नीति अपनाई। उन्होंने एक जोरदार नीति अपनाई और बड़े पैमाने पर युद्ध छेड़े। लॉर्ड हेस्टिंग्स ने पैरामाउंटसी की नीति अपनाई। इस नीति के अनुसार कंपनी ने झूठे दावे किए कि उसका अधिकार भारतीय राजाओं या नवाबों की तुलना में सर्वोच्च है।
चूँकि कंपनी के फैसले अधिक सर्वोच्च थे, इसने भारतीय राज्यों को अंग्रेज के सामने आत्मसमर्पण करने का सुझाव दिया और फिर भारतीय राजाओं को कठपुतली शासक के रूप में अपने साम्राज्य का प्रशासन करने हेतु मजबूर किया। यही थी पैरामाउंट की नीति। पैरामाउंट की नीति के अंतर्गत कंपनी के फैसले सबसे अधिक सर्वोच्च थे। उनके फैसलों के सामने भारत में तत्कालीन राजाओं के फैसले निम्न कैटेगरी के थे। यही थी पैरामाउंट की नीति। अंग्रेजों द्वारा लिए गए फैसले अधिक सर्वोच्च थे और ये शुरू किया गया था लॉर्ड हेस्टिंग्स के द्वारा 1813 में, 1813 में। ब्रिटिश गवर्नर जनरल जिन्होंने पैरामाउंट की नीति अपनाई थी वह था, किसने शुरू की थी? ऑप्शन ए लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन बी लॉर्ड ऑकलैंड, ऑप्शन सी लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन डी लॉर्ड हेस्टिंग्स। तो हमने पढ़ा था लॉर्ड हेस्टिंग्स ने शुरू किया था। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। फिर उसका फोन आया। हेलो, अच्छी बात है, ठीक है। क्या बताएं? स्थायी बंदोबस्त, महलवारी बंदोबस्त, रैयतवारी बंदोबस्त। ठीक है, मैं बताता हूँ। ओके। उसी लड़के का फ़ोन था, बोल रहा था ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी। इसका ये बात सुनकर मेरे मन में ख्याल आया, अगर ये पढ़ाई नहीं करेगा तो लड़की ठुकरा के इसका प्यार इंतकाम नहीं देखेगी, कुछ दिनों बाद 2-4 बच्चे की माँ बनकर इसको मामा बना देगी। पूर्वक पढ़ाई करना चाहिए। लेकिन जाते जाते इसने मुझसे कहा कि सर मैं पढ़ूंगा और पढ़ाई कर प्रूफ करूंगा कि मैं कुछ कर सकता हूं। और उसने एक क्वेश्चन पूछा मुझसे, आपने फ़ोन पे बात करते हुए भी सुना, अस्थाई बंदोबस्त, महलवारी बंदोबस्त और रैयतवारी बंदोबस्त क्या है? तो देखिए, ये अंग्रेज़ों की 3 महत्वपूर्ण आर्थिक नीतियाँ थीं। तो चलिए हम बतलाते हैं इन नीतियों के प्रभाव और उनके संचालन के क्षेत्र। बात शुरू होती है 1793 में बंगाल और बिहार में अस्थाई बंदोबस्त से। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 में बंगाल और बिहार में अस्थाई बंदोबस्त की शुरुआत की। इसने ईस्ट इंडिया कंपनी के खजाने में एक निश्चित मात्रा में भू राजस्व जमा करने के लिए मकान मालिक या जमींदार बनाया। बदले में उन्हें भूमि के वंशानुगत मालिकों के रूप में मान्यता दी गई। इसने जमींदारों को ज़मीन का मालिक बना दिया। कंपनी को भुगतान की जाने वाली राजस्व की राशि उस अवधि के लिए तय की गई थी, जिसने ब्रिटिश को आर्थिक रूप से सुरक्षित बना दिया। वहीं 1822 में अंग्रेजों ने उत्तर पश्चिमी प्रांतों में पंजाब, गंगा घाटी, उड़ीसा और मध्य भारत में मध्य प्रदेश के हिस्सों में महलवारी बंदोबस्त की शुरुआत की। अब बोलेंगे सर ये महलवारी बंदोबस्त है क्या? तो देखिए, इसका जो मूल्यांकन का आधार था एक महल या संपत्ति का उत्पाद था, जो एक गांव या गांव के समूह से लिया जाता था। यहाँ महल के सभी मालिक सरकार द्वारा मूल्यांकन किए गए राजस्व की राशि का भुगतान करने के लिए संयुक्त रूप से जिम्मेदार थे। अब मैं बताता हूँ होता क्या था अस्थाई बंदोबस्त में, कि अंग्रेजों ने भू राजस्व जमा करने के लिए एक जमींदार बना दिया था, उसे भूमि दे दी थी और उसे उस भूमि का मालिकाना हक भी दिया था, मालिक बना दिया था। और उसी जमींदार से एक टारगेट दे देते थे कि आपको 1 साल में मुझे इतना कर चाहिए भू राजस्व के रूप में। अब जमींदार जैसे दे, जिस तरह से उसको पूरा करके देना है उसको देना पड़ता था। जमींदार भी क्या करते थे, अंग्रेज़ों को अपना टारगेट अचीव करने के लिए जो किसान होते थे उन पर भारी भू राजस्व लगा देते थे और उनका शोषण करते थे। अंग्रेज़ों को लगा काफ़ी दिनों के बाद कि इसमें कुछ रिफॉर्म्स होना चाहिए, क्योंकि अस्थाई बंदोबस्त में क्या था, ज़मींदार जब कर वसूलते थे तो वो अपने हित के बारे में भी सोचते थे। आधा कर, अब जैसे अंग्रेज बोल दिया कि मुझे 100 रुपये चाहिए 1 साल में, 10 रुपये तेरे और 90 रुपये मेरे, तो ज़मींदार क्या करते थे, किसानों से 200 रुपये वसूलते थे और अंग्रेज़ों को 100 रुपये देते थे। अंग्रेज़ों को कुछ वर्षों के बाद लगा कि धीरे धीरे ज़मींदार बहुत पैसे वाला होता जा रहा है और ये ज़मींदार अंग्रेज़ों को कभी कभी आंख भी दिखाने लगे थे। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना इस व्यवस्था को बदल दिया जाए और कर डायरेक्ट करदाता से लिया जाए, यानी कि किसानों से लिया जाए। लेकिन
अंग्रेज़ों के मन में एक समस्या इस बात की थी कि इतना बड़ा क्षेत्र, भारत बहुत बड़ा क्षेत्र था, छोटी मोटी बात थी नहीं। प्रत्येक किसान से कर वसूलना उनके लिए एक हर्डल था, एक उलझन थी, कैसे किया जाए। तब उन्होंने महलवारी बंदोबस्त की शुरुआत की। उन्होंने क्या किया कि एक गांव के समूह को, जैसे कि मान लीजिए 100 लोगों का एक गांव है, तो उस गांव को पर ही एक समूह बनाकर गांव को ही बोल दिया गया कि आप कर कलेक्ट करके मुझे जमा कर दीजिए। यही था महलवारी बंदोबस्त। तो मैंने बताया, महल के सभी मालिक सरकार द्वारा मूल्यांकन किए गए राजस्व की राशि का भुगतान करने के लिए संयुक्त रूप से जिम्मेदार थे। दुर्भाग्य से इससे किसानों को कोई लाभ नहीं हुआ, क्योंकि ब्रिटिश की मांग बहुत अधिक थी। ब्रिटिश यहाँ भी खुश नहीं थे। ब्रिटिशर्स को जितना मिलता था ना, उनकी लालच उतनी ही बढ़ती जाती थी, उनका लालसा उतना ही बढ़ता जाता था, और दिन ब दिन किसानों की हालत दयनीय होती चली जा रही थी। उसके बाद 19वीं शताब्दी की शुरुआत में बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी के कई हिस्सों में रैयतवारी बंदोबस्त की शुरुआत की गई थी। इन दोनों बंदोबस्त के बाद रैयतवारी बंदोबस्त की शुरुआत की गई थी, और वो भी बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी के हिस्सों में। यहाँ भू राजस्व सीधे रैयतों पर लगाया गया था। जो व्यक्तिगत रूप से खेती करने वाले थे, जब तक वह राजस्व का भुगतान करने में सक्षम था, तब तक भूमि के मालिक के रूप में किसान को मान्यता दी गई थी। अब बता रहे हैं कि रैयतवारी व्यवस्था में क्या था कि यहाँ जो व्यक्तिगत रूप से किसान थे, खेती करने वाले, उन पर कर लगाया गया था और उनको भूमि का मालिक के रूप में मान्यता दी गई थी। अब यहाँ क्या प्रॉब्लम हुआ, देखिए, हर पॉलिसी की कुछ पॉजिटिव और कुछ नेगेटिव पहलू होते हैं। यहाँ पे व्यक्तिगत रूप से तो खेती करने के लिए किसान को भूमि मिल गई, लेकिन आप जानते हैं कि भारत में जो खेती होती है वो मानसून पे डिपेंडेंट है, प्रकृति पे निर्भर करता है। किसी वर्ष बारिश अधिक हो गई तो उस वर्ष मानिए फसल बहुत अच्छा हो गया, और किसी वर्ष सूखा पड़ गया तो उस वर्ष फसल अच्छा नहीं होता था। जिस वर्ष फसल अच्छा हुआ उस वर्ष अंग्रेज़ों को अधिक राजस्व मिला। तो अंग्रेज़ों ने क्या किया कि एक मापदंड तय कर दिया, बहुत जो मैक्सिमम था, अधिक वाला। तो किसानों की हालत ऐसी हो गई थी कि कर चुकाने के लिए वो कर्ज लेकर के कर चुकाते थे। उनके लिए जो खाद्य वस्तु थी, खाने के लिए अनाज थे, वो भी नहीं बचते थे। इतना स्थिति खराब हो गया था, और उच्च राजस्व मांगों के कारण शोषण होता रहा उनका। यही थी अस्थाई बंदोबस्त, महलवारी बंदोबस्त और रैयतवारी बंदोबस्त। अब लगता है कि क्लियर हो गया होगा। अस्थाई बंदोबस्त, महलवारी बंदोबस्त और रैयतवारी बंदोबस्त अंग्रेज़ों की 3 महत्वपूर्ण आर्थिक नीतियाँ थीं। नीतियों और उनके संचालन के क्षेत्र से मिलान करें। पहला है अस्थाई बंदोबस्त, सामने में लिखा है बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी। दूसरा है महलवारी बंदोबस्त, सामने लिखा है बंगाल और बिहार। तीसरा है रैयतवारी बंदोबस्त, सामने लिखा है पंजाब, गंगा घाटी और मध्य भारत के कुछ हिस्से। चूज द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन को देखने के बाद आंसर बी लग रहा है मुझे। हाँ, आंसर बी ही होगा। एक का बी, अस्थाई बंदोबस्त, ये शुरू हुआ था बंगाल और बिहार में। 2 का सी, महलवारी बंदोबस्त, ये शुरू हुआ था पंजाब, गंगा घाटी और मध्य भारत के कुछ हिस्सों में। और 3 का ए, रैयतवारी बंदोबस्त, ये शुरू हुआ था बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी में। ये याद कर लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों के बीच इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू।